कर्मभूमि कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब चैनल का नाम है कर्मभूमि आर्ट्स वाला, तो इस वीडियो को आप उन पर जाकर के सीधे देख सकते हैं। जीके में प्रारंभ किए हैं हिस्ट्री, और जितना डीपली जीके आपको यह हिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी एग्जामिनेशन में इनको बारंबार देखकर दोहरा करके आप नंबर ला सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं होगी। हम क्लास को क्रमबद्ध करते हुए चौथे क्लास में हैं, यह चौथा वीडियो हमारा होगा। और चौथे वीडियो में हम सब जो चर्चा कर रहे थे वह प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जो नए हैं उनके मन में होगा कि यह क्या है और यह क्यों पढ़ना है। प्राचीन भारतीय इतिहास एंसेंट हिस्ट्री से सीधा प्रश्न यह पूछता है कि मौर्य वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी किन वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। क्योंकि जो हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, जिस कुएं से हम पानी पी रहे हैं, उस कुआं का पानी निकलने का कोई स्रोत तो होगा। ठीक उसी प्रकार जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको जानकारी का तो कोई जरूर स्रोत होगा। इसलिए यह मेरा चौथा लेक्चर क्लास होगा, जिसमें जानकारी के स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम सब आज अभी तक जितने भी साहित्य की बात किए वह टोटल धार्मिक साहित्य था। क्या था? देखो बता दो, वह टोटल क्या था? धार्मिक साहित्य था। और अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वह कौन सा होगा? यहां पर आपको दिखता होगा धर्मोत्तर, मतलब धर्म से अलग। अभी तक जितने लोगों ने लिखा, ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने लिखा, लेकिन भारत देश में प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिसका संबंध कोई धर्म से नहीं था, लेकिन वो विद्वान थे, वो इतिहास के जानकार थे। इसलिए उनके द्वारा जो लिखे हुए जानकारी के स्रोत हैं वह कहलाता है ऐतिहासिक साहित्य। यह धर्म के विपरीत, धर्म से हटकर के साहित्य। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि भारत देश में मेगास्थनीज, इत्सिंग, फाहियान, वेनसांग, लामा तारानाथ, यह विजयनगर काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में आए हुए कौन यात्री थे और उनसे क्या जानकारी का पता चलता है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो हम सब प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि जिस समय भारत देश में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के शासक को पराजित करके उसके बेटी कार्नेलिया से विवाह कर लिया, तो उनके साथ उनके पिताजी ने एक लोकनिया साथ में लगा दिया। और वह लोकनिया कोई और नहीं बल्कि उसका नाम था मेगास्थनीज। उसका नाम क्या होगा? मेगास्थनीज। कहीं होगा तो यह मेगास्थनीज, उसका नाम था मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज जब महारानी के साथ आ गए तो आपको याद होगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य कहां पर शासन कर रहा था? अरे भारत में। अब भारत में कहां पर? मगध में। और मगध में कहां पर? पाटलिपुत्र में। इसलिए वो तो पाटलिपुत्र ही चले आए थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था, उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। तो मेगास्थनीज के इंडिका से पाटलिपुत्र के इतिहास की जानकारी मिलती है। याद रहेगा क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले एक इतिहासकार, एक विद्वान थे, उनका नाम क्या था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका से किसकी जानकारी मिलती है? पाटलिपुत्र के इतिहास का। उसी चंद्रगुप्त मौर्य जिसके गुरु थे, कौन थे? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जानते हैं। यूं कहा जाता है कि वो एक प्रधानमंत्री के रूप में भी काम करते थे। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिसका नाम था चाणक्य, उस प्रसिद्ध कूटनीतिक गुरु चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उसके जो प्रसिद्ध पुस्तक है उनका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। याद हो जाएगा, चाणक्य के पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। यह भारत का सबसे पहला राजनीतिक पुस्तक है। नाम है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। तो लोग को लगता है तो इकोनॉमी होगा, पैसा ये सबका चर्चा होगा, लेकिन नहीं। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। राजनीति से है। और इस पुस्तक की तुलना किससे किया जाता है? मैकियावेली के
द प्रिंस नामक पुस्तक से। याद रहेगा क्या? मैकियावेली। क्या नाम होगा? मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस। तो द प्रिंस की तुलना किससे होता है? तो अर्थशास्त्र से होता है। और अर्थशास्त्र उस समय के राजनीतिक व्यवस्था की विशद जानकारी देती है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है और बीपीएससी एग्जाम में तो पूछा गया है क्या कि ये जो अर्थशास्त्र है, जो राजनीति से संबंधित पुस्तक है, उसमें कितने अधिकरण हैं? तो 15, मतलब 15 भागों में यह बटा हुआ है और इसमें 180 प्रकरण, मतलब राजनीति के जो अलग अलग पहलू हैं कि मंत्री का क्या स्वभाव होना चाहिए, राजा का क्या स्वभाव होना चाहिए, पब्लिक का, सेना का, हर चीज का एक एक बात की जानकारी इन्होंने दिया है। अर्थात यह 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। याद हो जाएगा। पहला जानकारी के स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका, जिससे पाटलिपुत्र के इतिहास का पता चलता है। दूसरी जानकारी के स्रोत है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित, राजनीति से प्रेरित पुस्तक है और इससे किसकी जानकारी हमें मिलती है? मौर्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसी मौर्य काल में एक विशाख दत्त, कौन है? विशाख दत्त। ये आपका राइटर का नाम है, लेखक का नाम है विशाख दत्त। आपको क्रोनोलॉजी सिस्टम में सजाने देता है। बड़े एग्जाम में यूपीएससी, बीपीएससी, नेट का एग्जाम में बैठिएगा तो उसमें सजाने देगा, इधर राइटर का नाम दे देगा, इधर किताब का नाम दे देगा, कौन इनमें सही है वगैरह। तो विशाख दत्त द्वारा एक किताब लिखा गया, यह है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। और इससे हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। और यह जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वह भारत में काफी इंपॉर्टेंट रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अब एक और पुस्तक देखिए, सोमदेव ने एक किताब लिखा है कथा साहित्य सागर। कथा साहित्य सागर, याद रहेगा। सोमदेव द्वारा कौन किताब लिखा गया है? कथा साहित्य सागर। और इससे भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि इनमें मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी पर कौन प्रकाश डालता है? आपको 4 किताब, 4 राइटर का नाम दे देगा। यह सीधा छोटे छोटे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ देगा कि कथा साहित्य सागर के किताब के रचनाकार कौन है, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, इंडिका के रचनाकार कौन है। छोटे छोटे एग्जाम में किताब का नाम आपको उठा करके देता है, तो आपको याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था वान भट्ट। और वान भट्ट ने उस समय 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक एक राजा राज किया। उसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, जब चैप्टर चलेगा तो पूरा कहानी बताएंगे। तो उस राजा का नाम क्या है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन पर एक किताब लिखा गया है हर्षचरित। इससे वर्धन वंश की जानकारी मिलता है, अर्थात हर्षवर्धन की जानकारी मिलता है। और आप बताइए वर्धन वंश की स्थापना किसने किया? आगे हम बैठोगे। वर्धन वंश की स्थापना किसने किया? वर्धन वंश की स्थापना किसने किया? बोलिए। पुष्यभूति। और पुष्यभूति के बाद कौन गद्दी पर बैठा? प्रभाकर वर्धन की राज्यवर्धन। प्रभाकर, फिर राज्य, फिर हर्ष। इस तरह का पुष्यभूति के बारे में जब लंबा चलाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो आपको याद रखना, हिस्ट्री में एक वंश का नाम है, उसका नाम क्या है? वर्धन वंश। तब इसके रचनाकार जो है हर्षचरित के रचनाकार कौन होगा? वान भट्ट। अभी आज जो हमारा लेक्चर क्लास समाप्त होगा वो केवल हिस्ट्री का एक ऊपर का कहानी थी। अभी 1 नंबर चैप्टर से शुरू होगा। अभी केवल ये चल रहा है कि इतिहास को जानने का स्रोत क्या है। कल से अपना 1 नंबर चैप्टर शुरू होगा, इसलिए आपको ये सब याद करने वाली चीज है। और जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो 1-2 चैप्टर के बाद पूरा कहानी ही होगा, यहीं बैठकर याद हो जाएगा। और अभी का जो सेशन चल रहा है वो एकदम बोल करके याद करना है, रचना है, ये बहुत जरूरी है। और जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तब तो कहानी से याद करवा देंगे। उसी में एक विक्रमांक देव चरित्र विल्हन रचित है। राइटर का नाम है विल्हन।
विल्हन, याद रहेगा। ये लेखक का नाम क्या है? विल्हन। और विल्हन ने कौन सा किताब लिखा है? विक्रमांक देव चरित। और इससे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के बारे में पता चलता है। विक्रमादित्य का नाम हिस्ट्री में सुने हो? हिंदुस्तान में कितना विक्रमादित्य हुआ? 14। और 14 विक्रमादित्य में सबसे जानकार, सबसे प्रसिद्ध जो विक्रमादित्य हुए उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यह किस वंश का राजा था? गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश का राजा है? गुप्त वंश का। 14 विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14 राजा ऐसे हुए जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल विक्रमादित्य कौन हुआ? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन यहां विल्हन नामक पुस्तक के, विल्हन ने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम है विक्रमांक देव चरित। और इससे किस वंश का पता चलता है? चालुक्य वंश का। और चालुक्य वंश का कौन सा नरेश है? विक्रमादित्य। नरेश का मतलब राजा। नरेश का मतलब क्या हुआ? राजा हुआ। अच्छा, कोई बच्चा यहां पर बताएंगे, कोई बच्चा इसमें बताएंगे कि इसमें यह चालुक्य वंश उत्तर भारत का राजवंश है या दक्षिण भारत का राजवंश? चले बोलिए। चालुक्य वंश उत्तर भारत का राजा का है या दक्षिण भारत का? उत्तर भारत का। इधर कोई बताइए। दक्षिण भारत का। चोल, चालुक्य, पल्लव, ये सभी दक्षिण भारत का होता है। पाल वंश आपका विक्रमशिला का जो देख रहे हैं, मुंगेर जो देख रहे हैं, बिहार जो देख रहे हैं, ये उत्तर भारत का है। तो अभी जो आपको हम बताए चालुक्य, वो अपने उत्तर भारत का नहीं है, वो कहां का होगा? हाँ, ये सब समझना है। और जब उत्तर दक्षिण भारत समझाएंगे तो और भी समझना है। अब कहानी समझिएगा। अभी जानकारी का स्रोत पता चल रहा है। कश्मीर, भारत में कश्मीर एक ऐसा नगरी था जहां पर हिंदू राजवंशों का शासन था। वर्तमान में कश्मीर में ज्यादा मुस्लिम है क्योंकि हिंदू राजवंश शांतिपूर्वक जीवन जी रहा था। लेकिन बाद में जो मुस्लिम शासक, आप जानते हैं भारत के कोने कोने पर तुर्क, अफगान ये सब आए, तो उन्हीं के परिवार, उन्हीं के खानदान के लोग आज वहां राज कर रहे हैं। तो इस तरह इसकी जानकारी, एक फिल्म आया था बीच में, याद है? कश्मीर पर, कश्मीर फाइल, उसमें यही ना बताया गया है। और उसमें जो पहला जो कहानी शुरू करता है उसमें अनुपम खेर एक रोल करता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि कश्मीर में क्या है? अरे कश्मीर वो है जहां राज तरंगनी है। राज तरंगनी, कल्लहन की राज तरंगनी ही कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर के हिस्ट्री की जानकारी देता है कल्लहन का राज तरंगनी। तो क्वेश्चन यदि पूछ दे कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी सबसे पहले कहां से, तो राज तरंगनी से। राज तरंगनी से। और राज तरंगनी के लेखक कौन होंगे? कल्लहन। कल्लहन द्वारा कौन सा किताब लिखा गया? राज तरंगनी। राज तरंगनी याद हो जाएगा। कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस किताब से मिलेगा? राज तरंगनी। और राज तरंगनी के लेखक कौन हो जाएंगे? कल्लहन हो जाएंगे। उसी तरह कल भी चर्चा हुआ था पुष्यमित्र शुंग का, चर्चा हुआ था ना, शुंग वंश जो भारत का पहला कैसा वंश है? ब्राह्मण वंश। कल ये चर्चा हुआ था कि भारत का पहला ब्राह्मण वंश कौन है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित कौन है? शुंग वंश है। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन है? पतंजलि। हुआ था ना दूसरे दिन चर्चा पतंजलि के बारे में। तो पतंजलि ने एक किताब लिखा है महाभाष्य। पतंजलि ब्रांच देखे हो? बाबा रामदेव का आटा सत्तू सब बिकता है, लेकिन पतंजलि क्या बताए थे दर्शन में? कि वह योग दर्शन के रचनाकार, योग दर्शन के रचनाकार कौन है? पतंजलि। और ये जो पतंजलि हैं, योग दर्शन के रचनाकार जो पतंजलि हैं, इसी पतंजलि के द्वारा एक किताब लिखा गया, वह कौन है? महाभाष्य। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 59 में पूछा है। इससे किसका पता चलता है? शुंग वंश के इतिहास का। शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। आपको हम बताए थे कि इस देश में बहुत सारे महिलाएं भी हुई हैं, जो कि वह महिला क्या किया है कि हिंदुस्तान के वेदों को लिखने का काम किया है। वेदों को, उसी में एक देखते हैं महिलाओं के द्वारा ये एक किताब, गार्गी एक महिला का नाम है, और लेकिन पुस्तक का नाम है गार्गी संहिता। क्या नाम हो गया? जैसे कल बताए थे जय संहिता। जय संहिता किसका नाम है? महाभारत का। रजमनोमा किसका नाम है? महाभारत का। और इसी प्रकार एक किताब क्या गया? गार्गी संहिता।
जिससे भारत पर यूनानी आक्रमण का जानकारी मिलता है। भारत पर यूनानी आक्रमण का जानकारी मिलता है। दिमाग में तुम सबको आ रहा है ये सब पढ़े यूनानी आक्रमण? सिकंदर का नाम सुने हो? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया कि नहीं? अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएं तो वह सिकंदर के ही ना रीजन का है जी, तो वह उसकी जानकारी का हिस्ट्री किससे पता चलेगा? गार्गी संहिता से। गुप्त वंश में एक बहुत बड़े संस्कृत के लेखक हुए, उसका नाम है महाकवि कालिदास। क्या नाम है? महाकवि कालिदास। और महाकवि कालिदास संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए। महाकवि कालिदास क्या हो गए? संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हो गए। और इस संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वानों ने, क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 गो उन्होंने किताब लिखा है, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रम वर्षयम, मेघदूतम। तो ये सबके लेखक कौन हो गए? कालिदास। तो कालिदास लिखित एक किताब का नाम यहां पर क्या है? रघुवंशम। दूसरा किताब का नाम इसमें नहीं आ रहा है। अच्छा, रघुवंशम। आपको 3-4 किताब का नाम बता दिया ना, क्या क्या याद रहेगा? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, विक्रम वर्षियम। याद हुआ 5 किताब का नाम? मेघदूत है ना, मतलब कालिदास के लिखे हुए 5 किताब का नाम याद हुआ? मेघदूत, कुमार संभवम, विक्रम वर्षियम, रघुवंशम, और एक और है मालविकाग्नि मित्रम भी एक किताब है। 6 किताब है टोटल, 6-7 किताब है। तो ये टोटल कैसा रचना है? संस्कृत रचना है। कैसा रचना है? संस्कृत रचना है, जो आपको इसमें बताने का काम किया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि रघुवंशम और विशाख दत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम, ये अलग स्टार हो गया। एक क्या हो गया? रघुवंशम। एक किताब का नाम क्या हो गया? रघुवंशम। ये किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। और एक विशाख दत्त ने क्या लिखा है? देवी चंद्रगुप्तम। यहां देखो क्या शब्द है? गुप्त। क्या शब्द हो गया? गुप्त। तो इससे किस वंश की जानकारी मिलेगा? गुप्त वंश की। अभी हम एक पहला अक्षर बोले कि कालिदास भी कहां मतलब थे? तो गुप्त वंश में थे। अभी आपको बताया ना कि कालिदास भी कहां एक कवि के रूप में थे? तो गुप्त वंश में थे। तो कालिदास किस वंश के कवि रहे? गुप्त वंश। कालिदास किस भाषा के महाकवि थे? संस्कृत। कालिदास द्वारा लिखित 5-7 किताब का नाम याद हो गया आपको। और विशाख दत्त द्वारा लिखित कौन किताब है? देवी चंद्र। तो देवी चंद्रगुप्तम से क्या पता चलता है? गुप्त वंश के हिस्ट्री का पता चलता है। अब देखिए यहां क्षुद्रक ने बोलना, क्या बोलेगा? शूद्रक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। क्या नाम है? शूद्रक। और शूद्रक ने एक किताब लिखा, इसका टेस्ट भी होगा, बताना है। एक किताब लिखा मृच्छकटिकम। क्या लिखा है? मृच्छकटिकम। अच्छा, गुप्तों में जो राजा हुआ, अभी एक शब्द आ गया चंद्रगुप्त मौर्य और एक शब्द आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए इन दोनों में गुप्त वंश का राजा कौन है? तो उसी में शूद्रक द्वारा रचित जो मृच्छकटिकम है, जिसमें लकड़ी के बैलगाड़ी, खिलौना, इस सब का वर्णन है, वह गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास का कहानी है। और इसमें जो है प्रेम प्रसंग को भी चंद्र द्वितीय का दर्शाया गया है। ये हम जब पटना में थे तो वहां पर प्रेमचंद रंगशाला है मोइनुलहक स्टेडियम के पास। तो पहले बहुत इतना बड़ा भवन है कि हम सब जाते थे, बगल से गुजर जाते थे। लेकिन एक बार सोचे जाते हैं देखने के लिए, वहां जैसे गए तो बोला अरे आके अंदर में बैठिए, अब नाटक शुरू होने वाला है। तो सोचे पैसा वैसा लगेगा क्या? तो कोई पैसा नहीं लगता था और इज्जत के साथ एकदम नाटक उटक देखे। और वहां जो अंक मिलता था, पब्लिक अंक देती थी, जो पास होता था उसी को दूरदर्शन या बड़े बड़े क्षेत्रों में लिया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि इससे चलता है। तो यहां पर देखिए शूद्रक द्वारा रचित एक किताब का नाम क्या है? मृच्छकटिकम। और इससे क्या पता चलता है? गुप्त काल के सांस्कृतिक इतिहास का, गुप्त काल के सांस्कृतिक इतिहास का। अब एक देखिए भास। भास एक कवि का नाम है और भास ने एक किताब लिख दिया है स्वप्नवास वदतम। स्वप्नवास वदतम। इसके रचनाकार कौन है? भास। उसने कौन सा किताब लिखा? स्वप्नवास वदतम। और इससे वत्सराज उदयन के विषय में
जानकारी मिलता है। कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री में जो छोटे बड़े राजा हुए उसका उन्हीं का नाम इस देश में है जिसका कोई जानकारी का स्रोत है, इसलिए यह पूछने का काम करता है। जैसे अभी बताए थे कि एक किताब कालिदास का और है जिसका नाम था मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास ने 4वीं शताब्दी में किताब लिखा मालविकाग्नि मित्रम, और इससे शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। किस वंश का? शुंग वंश। और शुंग वंश भारत का पहला कौन है? ब्राह्मण वंश है। तो मालविकाग्नि मित्रम में पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है, ये आपको पता चला शुंग वंश का हिस्ट्री। तो हम क्या बताएं कि ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं वह निश्चित तौर पर थोड़ा भारी है, क्योंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा। और अब जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यह आसान हो जाएगा। लेकिन एक ही सब शब्द तो सुना रहेगा ना, तब पढ़ने में बड़ा मजा आएगा चैप्टर। ये सब जब शब्द सुना रहेगा तो नहीं तो सब चीज लगेगा नए नया जैसे। अब समझिएगा, अभी तक आपने जितने भी पढ़े उसमें एक मेगास्थनीज को छोड़कर, इसका इस हम जो पीडीएफ तैयार किया उसमें मेगास्थनीज था भी नहीं, हम ही लिखे। ऐसा क्यों है कि वहां मेगास्थनीज नहीं था? अभी तक आपने जो पढ़ा वो अपने ही देश के विद्वान हैं जिसने ये सब किताब उताब लिखने का काम किया। लेकिन अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, विदेशी यात्री। ये जो विदेशी तीर्थ यात्री आया, तो विदेशी में पहला यूनान के तरफ से कौन आया? अभी आपको हम बताए थे ना, कौन आया था? मेगास्थनीज। ये भी तो बाहरी था ना, क्या भारत का कोई राइटर था क्या? और मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा? इंडिका। भाइयों, इंडिका किताब अभी मौजूद नहीं है। इंडिका आप कभी जाइएगा, पटना का कुम्भलहार, कभी आप जाइएगा बिहार का म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, वहां इंडिका आपको दिखेगा रखा हुआ, और वहां नीचे में लिखा रहेगा कि इंडिका का सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त नहीं है, कुछ व्यक्तियों ने जो पढ़ा था उसी के मौखिक लिखा हुआ यह है। नहीं, इंडिका किताब अब मौजूद नहीं है। लेकिन इंडिका जो कुछ मौजूद कुछ बातें थी उसी से बहुत प्रयास करके कहां पर यह राजा अशोक का महल था उसका खोज किया। और कभी जाइएगा पटना तो जाइएगा कुम्भलहार, लेकिन अब जिसको इतिहास से प्रेम है वही जाइएगा, क्योंकि केवल वहां राजमहल का खुदाई मिला था, विक्रमशिला जैसा तुमको नहीं मिल जाएगा। केवल पिलर सब है, उसको भी बंद कर दिया कि वहां कोई नहीं जाए, पवित्र स्थल। बाकी सब खाली लड़का लड़की घूम रहा है, पार्क बना दिया है, एक म्यूजियम वहां दे दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि इससे पाटलिपुत्र का इतिहास का पता चलता है। अब देखो, ये सब जो अब बताएंगे डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में। थोड़ा भारी है, याद करना है, लेकिन डायरेक्ट आएगा। कुछ एक चीनी यात्री है, चीनी यात्री है तो बहुत सारा, वेन संग, फाइयान, इत सिंह, इसके अलावा तिब्बत का भी यात्री है लामा तारानाथ। लेकिन जो अभी हम अपने नोट्स में दिए हैं वो गुप्त वंश का राजा, गुप्त वंश का राजा किसके दरबार में चीनी यात्री फाइयान आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। और अभी जितना हाल में परीक्षा हुआ है, अभी देखिए क्यारी 1, 2, 3 हुआ है, उसमें यह यात्री चाइनीज यात्री का नाम सब एग्जाम में दिया है। लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहीं कहीं इसमें भी पूछ रहा है। देखो भाई, भारत कितना महान देश है। चीन के आने वाले यात्री भारत में क्यों आया? क्या भारत में सोना गड़ा हुआ था जो लूटेगा? नहीं, उसको यहां एक चीज था, बुद्ध, भगवान बुद्ध की नगरी, भगवान बुद्ध का तप स्थली, ज्ञान स्थली, इससे वो बहुत प्रभावित थे और वे इसीलिए यहां आए थे। और यहां 15 वर्षों तक 399 से 414, एकदम याद रखना है, 399 से 414 ये रहे और भारत में रह करके भारत की दशा का वर्णन किया। और यहां पर कुछ पुस्तक का भी नाम आता है। यहां कोई पुस्तक आपका दिखा, कोई पुस्तक दिखा? नहीं, ये सुंग यून 69वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। वेन सांग ये सब तो पूछता ही है। ये सब चीनी यात्री है, फाइयान, वेन सांग, सुयंगन, इत सिंह, माल्थानलिन, चाओ जू कुआ, ये सब हैं। लेकिन कोई बताइए फाइयान के द्वारा लिखा गया कौन किताब है जिससे हिस्ट्री की जानकारी पता चलता है? क्या कौन सा किताब है लिखा हुआ है? किताब का नाम लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? नहीं, चलिए बताइए। अरे ये सब तो चाइनीज यात्री का नाम है ना? तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? सी
यू की, याद हो जाएगा, सी यू की, याद रह जाएगा, सी यू की, जिससे हमें हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त चलता है। चलिए अब लास्ट, अब हम सब इसमें जानेंगे। देखिए आ गया ह्वेनसांग। चलिए ह्वेनसांग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन फुल फॉर्मर है? ये कोई अंग्रेजी नाम है? चाइना में कैसे नाम रखता है? बर्तन ले लिया पीतल का परात, और जो है बोला माए जाकर के कि बच्चा का कुछ नाम रख देते हैं। बोला ठीक है, तो वहां पर मठ होता है ज्यादातर बुद्ध मंदिर, तो वहां से घरका दिया हरिया लोटा, और आवाज आया छुनमुन चिंगचांग, जो नाम आया वही बच्चा का नाम रखता है। समझे बात को? अब उसका तुम चिंगचांग का फुल फॉर्म पूछेगा, इसको अंग्रेजी मीडियम चल रहा है। हाँ, तो जो हम बताएंगे लंबा चौड़ा विनायक दामोदर सावरकर, तो ये जो है सीयू की जो है शॉर्ट नाम है, यही इतिहास में वर्णन है। और अब ह्वेनसांग, फाइयान के बाद कौन आया? ह्वेनसांग। और एकदम ये हम सब भुगत चुके हैं भैया, ह्वेनसांग पूछवे ने किया था परीक्षा में, रट के गए हैं सब यात्री का नाम। और वहां देखो ये लफड़ा वाला युआन चुआंग पूछ दिया। कब आया, किसके यहाँ आया, कुछ पता नहीं चलता था किसके यहाँ आया, क्योंकि ये कोई जानेगा कि ह्वेनसांग का ही नाम है युआन चियांग तब ना। देख लो, और 6वीं बीपीएससी में यही पूछा युआन चुआंग। अब बहुत लोग गलती इसको मारा, तब एनसीईआरटी के खजाने से मिला था। हमें अपना पीडीएफ एनसीईआरटी एससीईआरटी सब जोड़ करके बनाए हैं, बहुत मेहनत है इसमें। तो ये जो है ह्वेनसांग, जिसको युआन चुआंग के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात अभी आपको हम बताए थे कि हर्षवर्धन यहाँ कब से कब तक राज किया? 647 ईस्वी तक। इसीलिए चीनी यात्रियों में इसका बड़ा उल्लेखनीय नाम है, क्योंकि यह किसके समय में आया? सम्राट हर्षवर्धन के समय में। और सबसे बात कि बिहार के नालंदा जिला स्थित जो विश्वविद्यालय है वहां अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया। हिंदुस्तान में आकर अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया, तो ये दोनों का काम किया है। और इसमें जो है देखिए यहां पर सी यू को थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, वहां सी यू की है और यहां पर क्या है? सी यू को। इसने जो किताब लिखा इससे 138 देशों का सुंदर विवरण का पता चलता है। 138 देश का वर्णन किया, और 8 देशों का लोग पढ़ने के लिए आता था, उसका भी विस्तार से वर्णन है। समझ बात को? जावा, सुमात्रा, सिंघल द्वीप, इंडोनेशिया, बर्मा, सबका पढ़ने के लिए हिंदुस्तान आता था। पहले परीक्षा देता था, तब पास होता था। तुम सब जैसे नालंदा कभी घूमने जाना, जैसे मेन गेट जाओगे और ओरिजिनल ईटा वाला के पास जाना, तो देखना यहां पर बहुत बड़ा छोटा छोटा एरिया है इंटरव्यू लेने का। इंटरव्यू में पास हो तब तुम्हारा प्रवेश अंदर। जैसे प्रवेश हुआ सबसे पहले तुमको रूम अलॉट करेगा, और रूम अलॉट करेगा तो रूम एकदम झुक के जाना है और एकदम रेंग के निकलना। ये नहीं एकदम अभी केवाड़ी खोलते हैं पूरा दिखता, वैसे नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और रूम में केवल पानी रखने का जगह था और एक जो है दीपक रखने का जगह। कोई अब इस बरामदे पर से गुजर रहा है, कोई बच्चा को नहीं देख पाएगा, कोई डिस्टर्ब गिरी नहीं, और वो भी किसी को नहीं देख पाएगा। वहां जब जाना तो ये देखना ये किसने वर्णन किया, और जो अभी आंखों देखा हाल है इसी के आधार पर तो खुदाई हुआ और हमको पुनः क्या मिल गया? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या मिल गया? नालंदा विश्वविद्यालय। तो हर्षवर्धन है ना, ह्वेनसांग कहां पर अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। और विक्रमशिला के कुलपति का नाम था दीपशंकर अतिश्री ज्ञान। एक यूनिवर्सिटी का हेड बॉस होता है जी, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का हेड बॉस कौन था? दीपशंकर अतिश्री ज्ञान। और इसमें जो है कुलाधिपति कौन था? शीलभद्र। तो याद हो जाएगा कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आए? हर्षवर्धन के समय आए। फाइयान किसके समय में आए? अरे बोलो चंद्रगुप्त। और अब लास्ट यहां पर देखिए क्या नाम है? शयंगन। क्या नाम है? ये नाम याद रखना है। कितने दिन तक भारत में? 3 वर्ष तक। कितने? और कब आए? 518 में आए। और वह यहां आकर के क्या किया? बौद्ध धर्म के ज्ञान को एकत्र किया और भारत में भ्रमण किया।
बहुत अच्छा किया, क्योंकि बाद में जो आक्रमण हुआ ना, आप सुने होंगे, नालंदा 3 महीनों तक जलते रहा। तो ईटा जल रहा था, किताब कॉपी सब जल रहा था। अपना अब लिखा हुआ बात अपने पास नहीं, क्यों ये सबका जरूरत है? यहीं आया, यहीं पढ़ा, यहीं से टू कॉपी किया, और आज हमको प्रमाण देना पड़ रहा है कि ये सब ने लिखा। क्योंकि भैया हम सबके हिस्ट्री को जला दिया, राख कर दिया। विक्रमशिला में जले हुए पत्थर आज भी दिख रहा है, नालंदा में जले हुए पत्थर आज भी दिख रहा है। हमारे सारे साहित्य खत्म है। जैसे नोच तुम्हारा पानी में डूब गया, बार में भस के चला गया, तो बोलेगा नहीं रे, तुम जो हमरा कॉपी से उतारा था है तुम्हारे पास? हाँ है, देना अब हम उतारेंगे, बोलेगा ना। वही वो अपना नोट्स गायब हो गया है, दूसरे के नोट्स के भरोसे अपना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आपको जो है ये सारी बातों को याद रखना है, जिसमें हम सब बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे। लेकिन आज जो हम सब प्रमुख रूप से जानने का प्रयास किए वो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत। अगले दिन हम सब जो शुरू करेंगे वह करेंगे आपका 1 नंबर अध्याय से। तो आप सब ये जो है अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाएगा। धन्यवाद।